प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसमें हम लोग रासायनिक अपक्रिया और समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रासायनिक अपक्रियाओं के लेखन के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आज हम इस रासायनिक समीकरण संतुलित करना और रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानकारी देंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में सीखा था। फिजिकल चेंजेस जिसका आकृति तो बदलती है लेकिन उसका फॉर्म नहीं बदलता है, माने सबस्टेंसेस व्हिच चेंजेस इन फॉर्म बट नॉट इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता है, उसका केवल फॉर्म बदलता है और फिर वह अपने पहले फॉर्म में आ जाता है। ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस, जिसको हम केमिकल चेंजेस, जिसमें न्यू मैटर इस फॉर्म हो जाता है, चाहे वो बर्निंग हो, रेस्टिंग हो, कुकिंग हो, फिल्म प्रोसेसिंग हो। हम लोगों ने बहुत सारा उदाहरण भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखा था। डिफरेंस दोनों में है कि केवल फिजिकली चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, और इसमें केमिकल चेंज होता है, नए न्यू मैटर बन जाता है। ये चेंजेस जो होते हैं उसको हम समीकरण के द्वारा भी लिखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। एस से हमने बताया था सॉलिड को दर्शाते हैं, एल से लिक्विड को दर्शाते हैं, जी से गैस को दर्शाते हैं, क्यू के एक्वियस माने जलीय विलयन को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन संयोग कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? अभिकार है। ये क्या है? अभिकारक है। और MgO क्या है? उत्पाद है। इस प्रकार से इसको हम समीकरण को लिखते हैं कि Mg प्लस O2, Mg किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। O2 किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। MgO मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बनता है वो सॉलिड अवस्था में बनता है। इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण द्वारा सूत्र के द्वारा जो है क्रिया को दर्शाते हैं। इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं। अब आज हम आप लोगों को बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, माने उसका बायां पक्ष इक्वल टू लिखा जाता है बच्चों, उसका बायां पक्ष उसका दायां पक्ष दोनों बराबर है कि नहीं है। इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। जैसे तराजू को तौलते हम, उसका कांटा बीच में रहता है तो दोनों ओर बराबर रहता है, उसी प्रकार से भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो कैसे कितने स्टेप में करते हैं हम? 4 स्टेप में करते हैं। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, राइट द इक्वेशन। जैसे यहाँ पर छोटा सा उदाहरण दिया गया है, H2 प्लस O2 बराबर H2। ड्रा द मॉलिक्यूल अंडरनीथ, माने दिया गया समीकरण रासायनिक सूत्र का उपयोग करके हम लिखते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है समीकरण संतुलित है या नहीं, इसके जांच के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में दिए गए तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं।
फिर तीसरा जो है, रासायनिक अपक्रिया के समीकरण को संतुलित करने के लिए जिन यौगिकों में परमाणुओं की संख्या अधिक है उस यौगिक से शुरुआत करना आसान होता है। उसी प्रकार इस यौगिकों के जिस तत्व के परमाणु दोनों पक्षों में असमान हैं उस तत्व का प्रथम विचार करके लिखना सुलभ होता है। इसके बाद लास्ट में जब समीकरण संतुलित हो जाता है तो उसको हम फिर से लिख देते हैं। अंतिम चरण में समीकरण को पुनः हम लिखते हैं। चलिए एक छोटे से उदाहरण द्वारा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे 2Fe2O3 प्लस 3C इक्वल टू 4Fe प्लस 3CO2। अब ये बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ दिखाया गया है, संतुलित है। Fe यहाँ 2 दूना 4 है, Fe2 है, 2 है, तो 2 का गुणा कर दिया, Fe हो गया 4। Fe क्या हो गया, Fe के परमाणुओं की संख्या क्या है, 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, O3 लिखा है और 2 लिखा है, 3 2 जा 6, O है 6। कार्बन कितना है, 3। ये तो वो अभिकारक में Fe क्या है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 6 है, और कार्बन कितना है, 3 है। ये तो अभिकारक हुआ, दो क्रिया करके बना रहे, दायां पक्ष में बन रहा है फेरस और कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ लीजिए अब ये दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है नहीं, यहाँ पर राइट साइड में भी Fe4 आना चाहिए, O6 आना चाहिए और C3 होना चाहिए। यहाँ पर 4Fe लिखा है तो Fe4 हो गया, O लिखा है 2, O2 लिखा है, मल्टीप्लाई बाई 3 है, 3 2 जा 6 हो गया। और कार्बन क्या लिखा है, कार्बन 3C लिखा है तो C बराबर हो गया 3। तो आप देख रहे हैं Fe लेफ्ट साइड में Fe4 है, राइट साइड में भी Fe4 है। O लेफ्ट साइड में 6 है तो राइट साइड में भी 6 है। और C कार्बन जो है लेफ्ट साइड में भी 3 है और राइट साइड में भी 3 है। इसका मीन्स है 2Fe2O3 प्लस 3C इक्वल टू 4Fe प्लस 3CO2। ये जो दिया गया है समीकरण है, ये बैलेंस समीकरण है। अगर बैलेंस नहीं रहता है तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। माने जितने अभिकारकों की पर जो तत्व हैं उनकी जो परमाणु संख्या है, उत्पाद में भी उन तत्वों की परमाणु संख्या उतनी ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको हमें वही कहते हैं, अगर असमान है, असंतुलित है तो उसको संतुलित करना पड़ता है और संतुलित करके फिर से लिखना पड़ता है। लेकिन हमने जो यहाँ पर उदाहरण लिया था वो उदाहरण क्या था, दोनों संतुलित है। एक उदाहरण हम यहाँ लेते हैं, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। ये समीकरण दिया है। यहाँ पर देखना है ये समीकरण कैसे संतुलित हुआ है। तत्व है Fe, तत्व है H और तत्व है O। यही अभिकारक में तत्व हैं, Fe है, H है और O है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखिए 3Fe प्लस 4H2O। 3Fe क्या है, सॉलिड में है, H2 क्या है, लिक्विड है, Fe3O4 सॉलिड है और 4H2 क्या है, गैस में है। अब आप यहाँ पर देखेंगे Fe कितना है, 3 है। तो अभिकारक में भी जो परमाणुओं की संख्या वो 3 है और उत्पाद में भी Fe की संख्या 3 दिखा रहा है। Fe जो तत्व की परमाणु संख्या 3 बाएं साइड में भी है और 3 जो है दाएं साइड में भी है। H का देखिए 4H2 लिखा है तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। जो तत्व है उसकी परमाणु संख्या 8 है। तो आप देखिए दाएं पक्ष में भी 4H2 है तो वहां भी 8 है और O की 4H2O है तो 4 से मल्टीप्लाई है, H2 में भी O में भी, तो 4 हो गई। O जो है 4 है परमाणु संख्या और
यहां पर भी परमाणु संख्या उसकी 4 कितना लिखा है, 4 है, राइट साइड में भी 4 है। इसका मतलब O4 लिखा है तो परमाणु संख्या उसकी 4 हो गई। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को कि माने जो तत्व है अभिकारक और उत्पाद दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है 2Mg+O2, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2MgO, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, 2Mg+O2 बराबर 2MgO हो गया सॉलिड। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, ये भी प्रश्न है। तो रासायनिक समीकरण का ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर है। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक क्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न विनाश होता है। ध्यान रखिए, किसी भी रासायनिक क्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात द्रव्यमान जिसका बाएं पक्ष का जितना होगा उतना जो है दाएं पक्ष में भी रहेगा। तो रासायनिक क्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। रासायनिक क्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या, जितने भी तत्व हैं उसके जो परमाणु हैं अभिकारक और उत्पाद के दोनों बराबर होने चाहिए। ये था रासायनिक अपक्रिया समीकरण को क्यों संतुलित करना आवश्यक है। आगे है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों, रासायनिक अपक्रियाओं के जो प्रकार हैं, रासायनिक अपक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के स्वरूप तथा संख्या के अनुसार जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। वो 4 प्रकार की कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको संयोग अपक्रिया बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको संयोग अपक्रिया बोलते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसको अपघटन या विच्छेदन अपक्रिया बोलते हैं। तीसरी अपक्रिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। और चौथी जो अपक्रिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, माने युग्म विस्थापन अपक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब युग्म विस्थापन अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। संयोग अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और युग्म विस्थापन अपक्रिया। ये क्रियाएं कैसी होती हैं उस पर भी हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देख रहे हैं A + B = AB। A + B = AB मीन्स कि इस अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक 2 है और उत्पाद क्या बनता है 1। इस चित्र में दोनों यही दिखाई दे रहा है कि A + B = C। A + B = C मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद बनाते हैं। A + B = C। कोयले का जब दहन होता है कार्बन ऑक्सीजन से सहयोग करता है। कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक 2 है लेकिन उत्पाद बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से जब जल का निर्माण होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करते हैं, अभिकारक है और बनता है वाटर H2O। तो 2H2 + O2 = 2H2O। ये था संयोजन अपक्रिया माने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं हम दूसरी अपक्रिया। इसका भी वही उदाहरण है A + B स्टार्ट विथ 2 एलिमेंट या कंपाउंड्स एंड मर्ज टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, माने 2 मिलकर के एक बनाते हैं। 2Mg+O2 2MgO या 2K + Cl2 = 2KCl। वही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन अपक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है, इसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे ए है, टूट के बी और सी में हो गया, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं ए प्लस बी से ए बी बना है, ए बी टूट करके दो भागों में हो जा रहा है। इसमें क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। एक एक उदाहरण हम सबका आपको बताएंगे। ये देखिए, ऊष्मीय वियोजन है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अभिकारक जो होता है गर्मी पा करके टूट जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। वैद्युत वियोजन है, इलेक्ट्रिक जब आता है तो विद्युत धारा के प्रवाह होने के कारण होने वाला वियोजन होता है, उसको वैद्युत वियोजन बोलते हैं। जैसे पानी लिक्विड है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। सूर्य के प्रकाश में AgCl है, ए जब टूटता है तो Ag और Cl में बदल, और इसका उपयोग, प्रकाशीय वियोजन का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। 2AgCl, जिसको सिल्वर क्लोराइड भी बोलते हैं, वो सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, टूट जाता है। इसको हम कहते हैं अपघटन अवक्रिया या विच्छेदन अवक्रिया। ये ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, तीन प्रकार की क्रियाएं इसमें होती हैं। आगे है विस्थापन अवक्रिया। तीसरी जो अवक्रिया है वो विस्थापन अवक्रिया है। इसमें क्या होता है बच्चों, इस अवक्रिया में आप देख रहे हैं उदाहरण में A प्लस BC इक्वल टू B प्लस AC। इस अवक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इस अवक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है। जैसे A प्लस BCl, AC एक साथ हो गया और B अलग हो गया, AC एक साथ हो गया और B क्या हो गया, अलग हो गया। इसी में FeSF लोहा कॉपर सल्फेट से जब क्रिया करता है तो लोहे का सल्फेट फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। Fe प्लस USO4, कॉपर और सल्फेट एक साथ है तो फेरस के साथ क्या हो गया, सल्फेट हो गया और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं विस्थापन अवक्रिया, माने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे FeS इधर चित्र में दिखाई दे रहा है, Fe फेरस सल्फेट को अपने साथ ले लिया, सल्फेट को साथ ले लिया, कॉपर को अलग कर दिया। लेकिन डबल में क्या होता है, युग्म विस्थापन अवक्रिया जिसमें ये देखिए यहां पर डबल है, AB प्लस CD है तो A और C से साथ में हो गया, B और D साथ में हो गया। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है यहां पर दिखाई दे रहा है और पोटेशियम क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। Ag जो है Cl के साथ हो गया और Na पोटेशियम के साथ हो गया। तो इस अवक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से बनता है। Na2SO4 प्लस BaCl2 सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। यहाँ पर बेरियम सल्फेट, बेरियम के दो आयन सल्फेट के दो निगेटिव आयन से मिल करके बेरियम सल्फेट बना देता है। बेरियम सल्फेट BaSO4, Ba2 प्लस SO4 2 माइनस इसका 2 हो जाता है BaSO4 और प्लस 2 NaCl। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन के बाद बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। इसको कहते हैं विस्थापन अवक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन क्रिया। उपचयन और अपचयन क्या है। उपचयन में पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है। अपचयन में उपचयन जैसे C+O2 CO2,
CO2 तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। अपचयन में क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो CuO प्लस H2 है, अपचयन की क्रिया हुई तो कॉपर अलग हो गया, हाइड्रोजन पानी अलग हो गया, तो इसको कहते हैं अपचयन। CuO ऑक्सीजन की कमी छोड़ दिया, कॉपर ऑक्साइड था ना, ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर बन गया, और यह H2 हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से संयोग करके पानी बना लिया। तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना उपचयन कहलाता है। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना जो होता है अपचयन कहलाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव क्या है। संक्षारण होता है, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, चांदी पर काली परत जम जाती है, तांबे पर हरी परत जम जाती है। इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए, पिंड का इस्तेमाल करना चाहिए। और वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे विक्र गंधिता बोलते हैं, माने उसका स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रकार हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार तापमान के आधार पर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है और ऊष्माशोषी अपक्रिया है। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसको हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये है एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी इज कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर ऑफ ए रिएक्शन। माने एंडोथर्मिक रिएक्शन कूलर देन सराउंडिंग होता है, और माने हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर के हीट को एब्जॉर्ब करता है, बाहर के ठंडा रखता है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, बाहर को गर्म रखता है, बाहर को क्या रखता है, गर्म रखता है। तो यही है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में अंतर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग रासायनिक समीकरण और अपक्रिया के बारे में देख रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।